सभी बच्चों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक अगर आपने पार्टनरशिप के 4 चैप्टरों का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया होगा, जैसे आपसे होप है, परंतु बात आती है कि किस प्रकार से रिटायरमेंट का जो कोर्स चैप्टर है उसको आप किस प्रकार से करेंगे। पूरा प्रोसेस एडमिशन की तरह चलता है, ध्यान रखना इस बात का। अंतर केवल मात्र यह है कि रिटायरमेंट के टाइम में बंदा पार्टनरशिप फर्म को जाता है और एडमिशन के टाइम में एक नया पार्टनर जो है पार्टनरशिप के अंदर आता है। किस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट जो होता है वो किस प्रकार से होगी, या डेथ जब किसी बंदे की होगी तो किस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है रिलेशन बिटवीन पर्सन है और ये एग्रीमेंट के अनुसार होता है। जब कोई साझेदार साझेदारी में से रिटायर होता है, जब कोई साझेदार साझेदारी से रिटायर होता है तो किस प्रकार से वो रिटायरमेंट लेगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट भी एक जीवन का एक पार्ट एंड पार्सल है। ये एग्रीमेंट में लिखा होता है, जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होता है, जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होता है। आप सभी जानते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टनरशिप के अंदर जो है एग्रीमेंट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो उनके बीच में समझौता हुआ होता है, उस समझौते के अनुसार यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म में काम करने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो है इसका रिटर्न जो है अन्य साझेदारों को देता है कि भाई मैं अभी अस्वस्थ हूं, इसलिए मैं पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। उनके एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा कि यदि किसी पार्टनर को ऐसी असमर्थता लगती है कि मैं पार्टनरशिप में अब आगे नहीं रह सकता, तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट पहले हुआ होगा कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, उनमें से बी ये बोलता है कि भाई मेरे को रिटायरमेंट की जरूरत है और मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो आपके एग्रीमेंट में ये बात लिखी होगी पहले कि एग्रीमेंट में ये बात लिखी होगी कि ए और बी को सी जो है, अगर बी जैसे रिटायर हुआ तो ए और सी को जो है वो बी ये इंफॉर्मेशन रिटर्न में देगा, और यदि वह उस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये बात सही बोल रहा है कि इस बात अब इस बंदे की पोजीशन इस लायक नहीं है कि वह पार्टनरशिप में और अधिक सर्वाइव कर सकता है, और वह ए और सी इसके लिए एग्री भी हो जाते हैं, तो वह बंदा जो है पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के टाइम में भी एग्रीमेंट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सभी जानते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। अब बात आती है कि जब रिटायरमेंट होती है तो इसके लिए भी अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 सब सेक्शन 3, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 और सब सेक्शन 3 एडमिशन के टाइम में सब सेक्शन 1 लगता है। कई बार की बुक्स में जो ये गलत प्रिंट भी हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के अनुसार ही जो है रिटायरमेंट के बारे में बोला है। ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई बंदा जो है किसी की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 जो बातें लिखी गई हैं वो सारी लागू होंगी। अब क्वेश्चन ही रहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, कि कौन कौन सी बातें जो इसके अंदर भी लिखी हैं। तो अगर पार्टनरशिप से बंदा रिटायर होना चाहता है तो नंबर 1 विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ए बी सी अगर 3 पार्टनर है ना, बीच में ए को इन्फॉर्मेशन देता है, सी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वह रिटायरमेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 के अनुसार। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि उसके अनुसार जो है ये बात का भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है ना, ऑल द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये एग्रीमेंट में भी ऐसे होता है कि अगर आपने सभी पार्टनर जो इसके लिए एग्री है, मैंने आपको बताया कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, बी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो ए को भी रिटर्न में देगा और सी को भी रिटर्न में देगा, और यदि वह इसके लिए सहमत है तो उनकी जो है रिटायरमेंट हो सकती है, उसकी रिटायरमेंट जो हो सकती है बिजनेस। उसके बाद नंबर 2 बात, इन अकॉर्डिंग्स विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। आप सभी जानते हैं कि आपके बीच में पहले ही एग्रीमेंट बना है और उस एग्रीमेंट में क्लियर एक्सप्रेस किया हुआ है कि भाई बंदा जो है वो रिटायरमेंट इतने साल के बाद ले सकता है।
एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई ठीक है 58 साल के बाद जो भी बंदा 58 साल का होगा ना वो रिटायरमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीमेंट में क्लियर एक्सप्रेस किया हुआ है कि आप जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो उस कंडीशन के अनुसार भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। नंबर 3 बात, अगर पार्टनरशिप एट विल है, ऐच्छिक साझेदारी है, तो बाय गिविंग नोटिस इन रिटर्न टू ऑल अदर पार्टनर्स। मैंने अभी आपको बताया कि आपको सभी पार्टनर्स को रिटर्न में एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर 4 पार्टनर हैं और एक रिटायरमेंट लेता है तो उनको तीनों को उसको आपको रिटर्न में एग्रीमेंट देना पड़ेगा। यदि वह सहमत है तो वह पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये 3 बातें जरूर याद रखनी है कि जब भी कभी रिटायरमेंट होगी तो किस प्रकार से रिटायरमेंट होगी। नंबर 1 बात ये होगी कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यदि सारे पार्टनर जो है एग्री हैं, जो रिटायरमेंट लेना चाहता है सबको बताएगा मैंने रिटायरमेंट लेनी कि मैं असमर्थ हूं, अपनी रिटर्न में बताएगा वो क्या कारण है कि आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। नंबर 2 बात, इन अकॉर्डिंग विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, उनके बीच में एग्रीमेंट ही ऐसा हुआ है कि बंदा जो है वो रिटायरमेंट ले सकता है, तो ऐसी कंडीशन में के अंदर भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो गिवन में नोटिस देगा, रिटर्न में नोटिस देगा। अगर विल की मतलब ये ऐसी साझेदारी, एक ऐसी साझेदारी होती है कि जब आप चाहें तो आप पार्टनरशिप में आ सकते हैं और जब चाहें तो आप जा सकते हैं, परंतु ये इस बात का ध्यान रखें कि वह नोटिस देगा इसका रिटर्न में और ऑल द पार्टनर्स को देगा, सभी पार्टनर्स को देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको बताएगा कि मैंने रिटायरमेंट लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद अब बात आती है कि डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस भी विभाग में आपने कार्य किया है, जिस भी फर्म के लिए आपने काम किया है, आप ये चाहते हैं कि जब आपकी रिटायरमेंट हो तो आपका बुढ़ापे का सहारा हो, कुछ आपको पेमेंट अमाउंट पे मिलना चाहिए, आपको अमाउंट जो है मिलना चाहिए। तो वो कितना पार्टनर को अमाउंट मिलेगा और किस प्रकार से उसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। आप सभी जानते हैं जब तक वह बंदा पार्टनर था उसका हर चीज में हिस्सा था, जब वह रिटायर होगा तो अपने हिस्से का सब कुछ लेकर वह बिजनेस से जाएगा, चाहे वो उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है जी, कितना है उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल बनेगा, कितना उसका प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा, सारी चीजों की एडजस्टमेंट करी जाएगी उसके साथ, और उसको जो है रिटायरमेंट जब दी जाएगी तो उसको वो सारा का सारा अमाउंट जो है पे किया जाएगा, या तो उसको कैश दे दिया जाएगा या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको किस्तों में दिया जाएगा विद ब्याज सहित। तो वो भी फर्म ने एग्रीमेंट के अनुसार डिसाइड करना है। उनका पहले से डिसाइड हुआ था कि जब कोई बंदा रिटायर होगा तो उसको कैसे पेमेंट की जाएगी, कैश में की जाएगी, चेक के द्वारा की जाएगी, या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, या उसको जो है लोन में किस्तों में दिया जाएगा। तो वो सारा का सारा पैसा जो है डिटरमाइन करना है अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अमाउंट पेबल टू रिटायरमेंट का आपने डिटरमाइन करना है, उससे पहले आपको कई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू विल डन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि जब कोई बंदा रिटायर होता है तो आप कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात यह आती है कि जब कोई बंदा रिटायर होगा तो किस प्रकार से कौन कौन सी आइटमों की आप एंट्री करेंगे, या कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, या कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपने एडमिशन के टाइम में भी किया, या आप कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2 बात पे वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, यहां पर आपको गेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोई नया पार्टनरशिप में आता है तो पुराने साझेदार को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। परंतु जब कोई पार्टनर बंदा छोड़कर जाता है तो इसका मतलब है कि अब जो बचेगा वो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको बचेगा, इसका मतलब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तीसरे नंबर पे आपने करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते थे, वो आप एडमिशन के टाइम में भी करते थे। उसके बाद अगला आपने करना है कि किस प्रकार से आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व और जो भी आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको साझेदारों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये सभी का होगा, जो रिटायर होगा उसका हिस्सा भी है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में भी और रिजर्व में भी, सभी चीजों में। साथ में आपने करनी है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। एडमिशन के टाइम में भी सीखिए आपने कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी कैसे करते थे। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी का होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी, उसमें भी उसकी हिस्सेदारी है, तो उसको भी जो है डिटरमाइन किया जाएगा। इसी प्रकार से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, हम क्या करते हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का आपने एडमिशन के टाइम में नहीं पढ़ा था, परंतु रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि करते हैं इसकी वैल्यूएशन गुडविल की तरह है। परंतु ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है कि जब आपने बहुत सारे पार्टनर हैं, हम ये बोलते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम में बहुत बड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा, आप क्या करते हैं उनकी एक पॉलिसी ले लेते हैं,
तो जिस बंदे की रिटायरमेंट होती है, अब इतने बड़े राशि का अगर आप बिजनेस से यूज करते हैं तो हो सकता है बिजनेस पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़े। हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं उनका सभी का, अगर किसी की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया और उसको दे दिया। इसी प्रकार से अगर कोई रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट के टाइम में, मैच्योरिटी के टाइम में उतना पैसा मिलेगा और वहां से जो पैसा मिला वो उसको दे दिया जाएगा। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की भी किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो भी आपको बताई जाएगी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप पेमेंट करते हैं, उनको किस प्रकार से उनको पेमेंट की जाएगी, क्या उन्हें कैश में की जाएगी या चेक के द्वारा की जाएगी या उनके लोन में ट्रांसफर की जाएगी या उनको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, तो वो सारी की सारी बातें भी आपने डिसाइड करनी है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कि पार्टनरशिप कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कि पार्टनरशिप कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने करनी है, जिसमें पहले मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। इसी प्रकार से आपने अगली जो एडजस्टमेंट करनी है वो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैसे करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व को कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसी प्रकार से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को कैसे करते हैं, ठीक है जी, और आप पेमेंट कैसे करते हैं और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैसे करते हैं। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है आपने डिटरमाइन, ये अमाउंट को जो डिटरमाइन करना है, अमाउंट पेबल टू गुडविल जो सॉरी अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स, तो उसको कैसे कैसे आपने निकालना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जिसमें सबसे पहला था आपका, जो सबसे पहले आपने करना है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम स्टेप बाय चलते हैं कि आपने सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अब पहले आपके पास 3 पार्टनर थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसमें क्लियर लिखा है कि आपके पास राम, कृष्ण और भगवान 3 पार्टनर थे, ठीक है जी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आपके पास वो दिया 5:3:2। अगर आप देखें कि आपके पास राम, कृष्ण और भगवान 3 पार्टनर थे, ठीक है जी, और भगवान जो है 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 5:3:2। तो उनका 5 रेशियो है 5:3:2। राम, कृष्ण और भगवान 3 पार्टनर हैं एज पर ओल्ड रेशियो। बड़ा सिंपल तरीका पहले कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि राम, कृष्ण और भगवान जो 3 पार्टनर थे, वह जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3:2 में बांटते हैं। ये बोलते हैं कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने कैलकुलेट करना है। किस प्रकार से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप राम को रिटायर करते हैं एज पर ओल्ड रेशियो। अगर राम रिटायर होता है तो कृष्ण और भगवान का न्यू शेयर आएगा 3:2। बड़ा आसान होता है एज पर ओल्ड रेशियो निकालना। जो बंदा रिटायर हुआ उसके शेयर को निकाल दो, जो बचा वो न्यू पार्टनर का न्यू शेयर आ जाएगा। अब आपका राम की बजाय कृष्ण रिटायर हुआ तो राम और भगवान का न्यू शेयर आएगा 5:2। अब आपका भगवान रिटायर हुआ तो राम और कृष्ण का न्यू शेयर आएगा 5:3। एज पर ओल्ड रेशियो, एज पर ओल्ड रेशियो अगर आपने इसको डिटरमाइन करना हो तो दैट इज वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया कि राम, कृष्ण और भगवान 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ राम, कृष्ण और भगवान का न्यू शेयर आया 3:2। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ कृष्ण, राम और भगवान का न्यू शेयर आया 5:2। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ भगवान, न्यू शेयर आया राम और कृष्ण का 5:3। तो किसी प्रकार से किसी की भी रिटायरमेंट हो एज पर ओल्ड रेशियो अगर आपने इसको निकालना हो दैट इज वेरी सिंपल। परंतु क्वेश्चन अराइज हियर कि दैट इज अ सिंपल, दैट मींस कि व्हेन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन इंटरव्यू एंड द पर्सन विल बी आस्क्ड दैट कि राम, कृष्ण एंड भगवान आर 3 पार्टनर्स, they are distribute the profit in the ratio of 5:3:2, calculate new profit ratio of after the retirement of Krishna, calculate the new profit sharing ratio of Ram or Bhagwan, then you easily you will find the value of the new ratio। ठीक है जी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो बंदा रिटायर होगा उसके बंदे के शेयर को निकाल दो, जो बचेगा वो नए पार्टनर का न्यू शेयर आ जाए। तो एज पर ओल्ड रेशियो इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। ये तो था जी आपका कि अगर सिंपल बात, क्योंकि अगर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, 2 नंबर का आता है, तो ऐसे तो मैंने भी एक लाइन लिखी, राम, कृष्ण और भगवान का तीनों का शेयर लिखा और उसका एक का शेयर काट दिया
आंसर आपको पता है, आंसर यही आएगा, परंतु क्वेश्चन अराइज है कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे ये संभव है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्या कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के बाद भी क्या यही आता है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास जो है आप 3 पार्टनर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, वह प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:4:1 और एक्स से रिटायर होता है तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब आप क्या एक्स से रिटायर हुआ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास कौन पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, कौन कौन, एक्स वाई और जेड। एक्स और वाई और जेड जो चीज गिवन है वो लिखिए आपने कि एक्स वाई जेड जो आपके पास 3 पार्टनर थे उनका रेशियो था 5:4:1। रिटायर कौन हुआ, एक्स रिटायर हुआ। आपको पता है कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ये 4:1। ये भी आपको पता है कि इसका रेशियो जो आएगा वो 4:1 आएगा। तो क्वेश्चन है ये कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप सभी जानते हैं कि एज पर ओल्ड रेशियो। हमारे पास सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, इसमें लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हमने सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को 1 मानना है। कौन रिटायर हुआ, एक्स, उसका शेयर लिखना है 5/10। हमने रिमेनिंग शेयर निकालना है। रिमेनिंग शेयर को निकालने का फार्मूला होता है 1 माइनस जो बंदा रिटायर हुआ 5/10। आपने एलसीएम निकाला 10 आया तो 10 - 5 दैट इज 5/10। रिमेनिंग भी आपका 5/10 ही बचा, तो रिमेनिंग शेयर आपका बचा 5/10। तो ये बोलते हैं कि किस प्रकार से जो आपने न्यू रेशियो निकालना, तो न्यू रेशियो किसका निकालना, जो बचे y का ओल्ड शेयर, y शेयर आउट ऑफ 5/10। y का जो शेयर है आउट ऑफ 5/10 जो है वह विल बी 4/10। जो इनका ओल्ड शेयर है वो 4/10 है। तो y का शेयर आउट ऑफ, देन y का शेयर जो आएगा आउट ऑफ 1 जो आएगा वो आएगा जी विल बी 4/10 इंटू, जब कोई रकम इधर से इधर जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, तो दैट मींस कि 10/5। तो आपने निकाल दिया इसको तो आपके पास बचा 4/5। और इसी प्रकार से z शेयर आउट ऑफ 5/10 विल बी 1/10 और आउट ऑफ 1, अगर आउट ऑफ 1 निकालें तो आया 1/10 इंटू 10/5 दैट इज 1/5। तो अब आपने देखा कि इनका न्यू रेशियो क्या आया, जो मैंने आपको बताया था, जो इसका ओल्ड रेशियो है। हेंस न्यू रेशियो ऑफ y एंड z विल बी 4:1। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल कि इस प्रकार से हमने इसको निकाला और जिसके बेस पे हमने इसको किया कि वही आया जो इनका ओल्ड रेशियो है। अगर आप इसका गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हैं, क्योंकि गेनिंग रेशियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझा देते हैं, क्योंकि गेनिंग रेशियो के क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल नहीं है इसमें। व्हाट डू मीन बाय गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे आपने कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। ध्यान रखें इस बात का, जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हो, ओल्ड पार्टनर का एज पर ओल्ड रेशियो आपने निकालना हो और न्यू पार्टनर का मतलब जो उनका न्यू रेशियो ना दिया हो तो उनका गेनिंग रेशियो भी वही आता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। 4:1 ही आएगा। अगर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, एक्स वाई जेड जो है वो 3 पार्टनर थे, एक्स रिटायर हुआ, इनका रेशियो 5:4:1 था, तो इनका गेनिंग रेशियो भी वही आएगा। क्वेश्चन ये तो आपने ऐसे ही बता दिया, हम इसको कैलकुलेट करके भी आपको बताएंगे, क्योंकि गेनिंग रेशियो जो है उसका गेनिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं, जब कोई बंदा साझेदारी से रिटायर होता है, जब कोई बंदा साझेदारी से रिटायर होता है, जब कोई पार्टनरशिप से रिटायर होता है, तो जो शेष साझेदार होते हैं उनके हिस्से में वृद्धि होती है। तो जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसे आप गेनिंग रेशियो की संख्या देते हैं। गेनिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब आपने निकालना था इसी क्वेश्चन के अनुसार कि किस प्रकार से जो है वो y ने गेन किया या z ने गेन किया। तो गेनिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो आपके पास आया y का, y ने गेन किया 4/5, इसका ओल्ड रेशियो था 4/10। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 10 आपके पास एलसीएम आ गया और आपका आप सभी जानते हैं यहाँ 8 - 4, 8 - 4 कैसे आया, 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया,
और 10 को 10 से और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो दैट इज 4/10। इसी प्रकार से अगर आप जेड का निकालेंगे तो जेड का न्यू शेयर आया 1/5 जो हमने निकाला, और ओल्ड शेयर है 1/10, तो ये आपके पास आया 2 - 1/10, दैट इज 1/10। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनका गेनिंग रेशियो भी है वही आएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, दैट इज हेंस गेनिंग रेशियो ऑफ किसका y एंड z इज 4:1। तो ये भी वही आया क्योंकि आपको बताया भी किस प्रकार से इसको निकाला जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। परंतु इसके बाद आपको दूसरा एज पर ओल्ड रेशियो के बाद आपको बताते हैं कि परचेज ऑफ शेयर, कि अगर कोई बंदा जो है वो शेयर को परचेज करता है तो किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करते हैं। तो परचेज ऑफ शेयर में ध्यान रखिए आप कि परचेज ऑफ शेयर में अगर कोई बंदा एज पर ओल्ड रेशियो तो आपने निकाल दिया, परंतु अगर कोई बंदा परचेज करता है शेयर को, अर्थात दूसरा आपका है आपका परचेज ऑफ शेयर, कि अगर कोई बंदा जो है वो परचेज करता है शेयर को तो किस प्रकार से जो इसको आप निकालेंगे। परचेज शेयर में अगर बात करें न्यू रेशियो को निकालने का फार्मूला, एक्चुअल में न्यू रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है कि जो इनका ओल्ड रेशियो होता है प्लस शेयर एक्वायर्ड, प्लस इसमें अगर शेयर एक्वायर्ड करते हैं किसी भी सिचुएशन में तो आपके पास जो है किसी भी पार्टनर का न्यू शेयर आ जाता है। ये फार्मूला है, अर्थात सिंपल सी बात करें आप कि न्यू रेशियो अगर आपने निकालना हो तो न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो में यदि आप शेयर एक्वायर्ड को जमा कर दें, यदि आप शेयर एक्वायर्ड को जमा कर दें तो जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा न्यू रेशियो ऑफ ए पार्टनर। अब परचेज ऑफ शेयर क्लियर इंडिकेशन है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि पी क्यू आर 3 पार्टनर है और इसमें से जो है वो क्यू रिटायर हो जाता है, तो पी के शेयर को जो है वो क्यू के शेयर को पी और आर जो है फिक्स रेशियो में परचेज करते हैं, मान लो 3:2 में परचेज करते हैं। तो ये बोलता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या बोला कि पी क्यू आर 3 पार्टनर थे और अगर बात करें कि उनका ओल्ड रेशियो, तो उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन है कि अगर बात करें कि पी, आपको क्वेश्चन दिया है कि पी क्यू आर पार्टनर दे आर डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी इन द रेशियो 4:3:2 after the retirement of Q they acquire Q share in the ratio of 3:2 calculate new profit sharing ratio, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब कोई बंदा जो है फिक्स रेशियो में शेयर को परचेज करता है तो किस प्रकार से इसकी रेशियो लिखा उसको हम एंट्री करते हैं। हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे को बोला है कि पी क्यू आर का ओल्ड शेयर दिया, हमारे पास पी क्यू आर का ओल्ड शेयर दिया है और वह किस रेशियो में गेन करेंगे वो भी दे दिया, गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, 3:2 में गेन करता है, ऐसे बोलता है। तो अब बात आती है कि ये बोलता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि इनका रेशियो जो है 4:3:2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास दिया है पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो, ये दिया जी 4:3:2। अब आपको बोलता है कि क्यू का शेयर जो है टेकन बाय किसने, पी ने, किस रेशियो में, क्यू का शेयर कितना है 3/9, 3/9 का 3/5। आपको क्लियर बताया कि भाई इतना लेता है कि इसके शेयर को 3/2 में लेते हैं, तो इसका शेयर है 3/9। कौन लेता है, पी लेता है 3/5 और क्यू लेता है 2, आर लेता है 2/5। तो पी का शेयर जो है वो टेकन बाय पी 3/9 इंटू 3/5 दैट इज 9/45 मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्यू का शेयर जो है वो टेकन बाय आर 3/9 इंटू 2/5, अर्थात इसका गेनिंग रेशियो आया 9/45 और इसका गेनिंग रेशियो आया 6/45। मैंने आपको बताया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के लिए ओल्ड रेशियो प्लस शेयर एक्वायर्ड को, ओल्ड रेशियो में शेयर एक्वायर्ड जमा कर दो। तो पी का न्यू शेयर आया क्या जी 4/9 प्लस 9/45, 45 एलसीएम आ गया जी। 45 को 9 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 20 प्लस 9 दैट इज 29/45। इसी प्रकार से आर का न्यू शेयर, आर का न्यू शेयर आया वो आया जी 2/9 प्लस 6/45 दैट इज 10 प्लस 6/45 दैट इज 16/45। तो इस प्रकार से जब शेयर जो है
वो परचेज करते हैं, तो किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब आर के शेयर को जो है वो परचेज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें जो है ओल्ड रेशो में शेयर एक्वायर्ड आपने जोड़ेंगे 2/9 प्लस 6/45, दैट इज 16/45। तो ये आपका आया जी इसका न्यू रेशो, हेंस न्यू रेशो ऑफ PQR इज 29/16। और अगर गेनिंग रेशो की बात करें तो ये मैंने पहले निकाला 9/6। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो अगर शेयर जो है परचेज करते हैं, मैंने दो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सबसे पहले कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एज पर ओल्ड रेशो और एज पर व्हेन दे परचेज ऑफ शेयर। तो दो तरीके हैं कि एज पर ओल्ड रेशो जो है आपको बताया था बड़ा सिंपल होता है, और जो इसका ओल्ड रेशो होता है वही इनका गेनिंग रेशो भी आता है। और अगर बात करें परचेज ऑफ शेयर में, तो शेयर एक्वायर करते हैं, तो वो अगर न्यू रेशो निकालना है ओल्ड रेशो प्लस शेयर एक्वायर्ड। ईच एंड एवरी सिचुएशन में न्यू रेशो को निकालने का तो सिंपल ही तरीका है कि न्यू रेशो में ओल्ड रेशो में आप जितना भी शेयर उन्होंने एक्वायर किया है जितना देते हैं, अगर एज पर ओल्ड रेशो लेते हैं तो भी वो शेयर एक्वायर्ड है उतना जोड़ा जाएगा उसमें, और इनका ओल्ड रेशो भी न्यू रेशो भी आएगा जो इनका ओल्ड रेशो है। और अगर आप गेनिंग रेशो की बात करें तो मैंने आपको बताया कि गेनिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला आता है न्यू रेशो माइनस न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और इसका जो है वो गेनिंग रेशो आता है। तो इस प्रकार से हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के टाइम में जो हम दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे आपका वो गेनिंग रेशो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना हो और गेनिंग रेशो निकालना हो, तो किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।